हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ पोर्शन देख लिया था। आज उसका बेटा आगे का पोर्शन देखना है। एक बार नज़र मार लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। ठीक है जी। कल बेटा हमने सीखा था कि क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स की कुछ देखा था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ भी चुके थे। फीचर्स भी हमने देख लिए थे। फीचर्स में बेटा प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब ये किसी पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है जी। जनरल एक्सेप्टेड का मतलब ये सबको, जो अकाउंटिंग करते हैं उनको सबको मानना पड़ता है। फिर बेटा जी हमने आगे देखा था कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है जी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमने देखी थी। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब जो भी अजम्पशन होती है, अकाउंटेंट ये मान के चलता है बिजनेस जो है इनफोर्सेबल पीरियड तक चलता रहेगा, यानी कि लगातार चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ये हम देख चुके थे। उसके बाद आगे बेटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का हमने मतलब देखा था, मीनिंग देखा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉलिसी फॉलो करती है, ऐसा अजम्पशन रहती है अकाउंटेंट के मन में कि वो पॉलिसी वो लगातार फॉलो करता रहेगा जब तक कि उसको रिक्वायरमेंट ना हो लॉ की चेंज करने की। ठीक है जी। उसके बाद एक्रूअल अजम्पशन मैंने समझा था। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है, एक्रूअल अजम्पशन होता है कि जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन हुई उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे उसका आपको कैश मिला हो या ना मिला हो। ठीक है जी। चलिए आज कुछ नई बात करेंगे। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बाबू हमारे हमने क्या देखा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने देखा था अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑनर और एंटिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस और ऑनर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल हम उस पार्ट में देख चुके हैं। फर्स्ट वाले अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हम जो बिजनेस की जो लाइफ है ना उसको पीरियड में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है हर ईयर। ठीक है जी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है बताइए, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बाबू सिर्फ ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को या हर एक आइटम को आप फुल डिस्क्लोज करेंगे, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, अगर आपके पास एसेट है तो एसेट का क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब फिक्स एसेट या करंट एसेट। उसके बाद हमने देखा था कि कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट। कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल हमने देखा था कि उसको प्रॉपर डिस्क्लोज किया जाए। उसके बाद था बाबू आज की जो बात हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं यहां से। कहां से बेटा जी, यहां से करने वाले हैं, मटेरियलिटी की बात करने वाले हैं। किसकी, मटेरियलिटी। सबसे पहले मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि भैया आप अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड करो उन ट्रांजैक्शन को जो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। सर एग्जांपल देके बताओ ना एक बार। तो बेटा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल ये है आपके सामने। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है रिलायंस। कौन सी कंपनी है, रिलायंस। और एक कंपनी है माथुर क्लासेस, माथुर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। अब माथुर क्लासेस की अगर हम बात करें और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में अगर मान लेते हैं इसकी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, इसकी सेल जो है हम मान लेते हैं सेल जो है इसकी 50 करोड़ है। कितनी है, 50 करोड़। और इनकी माथुर क्लास प्राइवेट लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड की कितनी है टर्नओवर, सर इनकी है 50 लाख। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, इनकी 50 करोड़ और इनकी 50 लाख है। अब जैसे कि मान लेते हैं इनकी जो सेल है 10 लाख की सेल है। 10 लाख की सेल हम कह सकते हैं कि ये मान लो किसी न किसी डिफॉल्ट हो गया या चोरी हो गई या कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी हो गया इसमें, मतलब कि ये जो 10 लाख की सेल है यहाँ पर समझ लो एम्प्लॉय ने गवर्न कर लिया,
और यहाँ पर भी 10 लाख एम्प्लॉय ने कवर कर लिया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू मेरे कि कौन सी मटेरियलिटी है, इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी है, क्योंकि 50 करोड़ में 10 लाख का अमाउंट नॉट अ मटेरियलिटी। मतलब कि देखो अमाउंट दोनों में सेम है लेकिन सिचुएशन दोनों में अलग है। और यहाँ तो टोटल टर्नओवर ही 50 लाख है और 10 लाख मतलब सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम परसेंटेज में निकाल के अगर बात भी करें तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंटेज आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये, 1 मिनट, परसेंटेज निकालते हैं। ये लीजिए परसेंटेज बेटा निकाल के देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हमारी 10 लाख है, 50 लाख इंटू में 100, 0 0 5 2 जा 10। तो बेटा कितनी आ गया, कितनी परसेंट, 20% आ गया। कितना परसेंटेज आ गया, 20% आ गया। यानी कि 50 लाख में 20% सेल, इसकी क्या है, गड़बड़ है, मटेरियलिस्टिक है, तो इसको हम मटेरियलिटी कहेंगे। लेकिन अगर इसका निकालें 10 लाख का और यहाँ 50 करोड़, तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए ये क्या है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो बेटा मटेरियलिटी आइटम वो आइटम होती हैं जो सिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, अकाउंटेंट उन आइटम को रिकॉर्ड करेगा और प्रॉपर डिस्क्लोज करेगा, ठीक है जी। एक बार रीडिंग मारते हैं। रीडिंग क्या लिखा, इट रेफर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ आइटम एंड इवेंट, यानी इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है जी। आई होप, मेरे को नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है। मटेरियलिटी का मतलब मैं सिंपल भाषा में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मटेरियलिटी का मतलब वो आइटम जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, प्रॉपर डिस्क्लोज करेगा। अब ये एंटिटी टू एंटिटी क्या कहता है, डिपेंड करेगा कि किसकी मटेरियलिटी है और किसकी मटेरियलिटी नहीं है। और ये हमने बाबू देख ली थी कौन सी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। सर क्या देखा था इसमें, हमने देखा था भाई कंजर्वेटिज्म का मतलब है फ्यूचर के जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस है उसको हम आज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कि ये डेटर हमारा पैसा मारने वाला है और हमें लगता भी है उसकी इंटेंशन नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोविजन के तौर पे उसको बना के रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये प्रॉफिट के बारे में नहीं कहता, सिर्फ लॉस के बारे में कहता है, ये हम देख चुके थे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह लो या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कह लो, दोनों का मतलब सेम है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटेंट जी या एंटिटी जी, आप अपनी एसेट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, ना कि उसकी फेयर वैल्यू पर। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये लीजिए एग्जांपल के तौर पे बेटा जी, अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, मान लेते हैं मैंने एक BMW खरीदी, क्या खरीदी, एक BMW खरीदी, BMW कार। इसकी कॉस्ट जो है, मतलब कि न्यू कार की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं ये मेरे को एस्टिमेटेड फिगर है 20 लाख, ठीक है जी। ये मैंने 20 लाख मान ली, लेकिन ये बेटा मैंने सेकंड हैंड खरीदी है। कौन सी खरीदी है, सेकंड हैंड खरीदी है, और सेकंड हैंड मैंने खरीदी है 2 लाख रुपए की, कितने की। तो मैं किसको, क्वेश्चन ये होता मैं किस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करूं, मैंने जितना अमाउंट पे किया है, जितने में मैंने परचेज की है, क्या किया बेटा जी, जितने में मैंने परचेज की, तो मैं उस वैल्यू पर इसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही है, ना कि इस वैल्यू पर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आप एसेट को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो उसका परचेज प्राइस है, ना कि उस वैल्यू पर जो उसका फेयर वैल्यू प्राइस है, ठीक है जी। तो इसमें आपको ये कहता है कौन सा कॉस्ट, अकाउंटिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एसेट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स एट प्राइस पेड और एक्वायर्ड इट, मतलब उस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करो जो प्राइस आपने पेड किया है और जिस वैल्यू पर आप एक्वायर्ड कर रहे हैं। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ द ऑल सब्सिक्वेंट, ठीक है जी। अब इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पर बेटा कुछ डायलॉग लिखा है, एसेट को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाओ, बढ़ी हुई वैल्यू पर नहीं। आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज। कॉस्ट सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भैया अपनी एसेट को आप उसकी कॉस्ट वैल्यू पर, जो आप परचेज करो उस वैल्यू पर दिखाओ बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट्स इट। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता लग रहा है मैच करना, मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझते हैं जरा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा जी कहता है कि जिस साल की आपकी इनकम है, मान लो ये मैंने एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, क्या ले लिया, फाइनेंशियल ईयर ले लिया। ओहो एक ये मैंने फाइनेंशियल ईयर ले लिया, ये स्टार्ट होगा बेटा अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च पे। ठीक है जी। अब ये जो पीरियड स्टार्ट होगा, इस साल जितनी भी मेरी सेल है, मतलब इस पीरियड की जितनी भी सेल है, सपोज जो भी है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया इस सेल में से इसी साल के एक्सपेंस आप माइनस करोगे। ये प्रिंसिपल कहता है मतलब मैच करो, जिस साल की इनकम उसी साल की इनकम से उसी साल के खर्चे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं ये टॉपर क्लासेस है जी सर, ये टॉपर क्लासेस है। अब यहां पर मैं इस पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक और इसको देख लेते हैं। अब हो सकता है सेशन तो बेटा ये वाला चल रहा है, हो सकता है कोई क्या कहते हैं पैसा यहां पर दे जाए, ठीक है, या हो सकता है कोई स्टूडेंट ये वाला पैसा भी यहां दे जाए। तो भैया ये कहता है जिस साल की इनकम उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो और उसके खर्चे भी उसी साल से लेस करो, ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है जी। तो एक बार सर रीड और करा दीजिए हमें। मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अकाउंटिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सॉरी अकॉर्डिंग होगा बेटा, ये काउंटिंग लिखा हुआ है बाय मिस्टेक हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग होगा ये बाय मिस्टेक हो गया, इसको काट देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड, एक्सपेंस जिस अकाउंटिंग पीरियड से आर मैच अगेंस्ट रिलेटेड रिवेन्यू रदर देन द कैश रिसीव और पेड, मतलब चाहे आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, ठीक है, आपकी इनकम जिस साल की है उस इनकम में से उसी साल के खर्चे आप लेस करेंगे, चाहे वो खर्चे पेड हो या ना हो, ये इसका मतलब है। अब देखो हिंदी में मैंने यहाँ क्या डायलॉग है, जिस साल का खर्चा और इनकम उसको उसी साल रिकॉर्ड करो, उसी साल में से मैच करो, ये हमारा कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यहां तक बाबू कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट बहुत आसान है, पूरा अकाउंटिंग ही डबल एंट्री सिस्टम पर चल रहा है, ठीक है ना, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही हमारा किस पे चल रहा है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पर। तो यहां देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट, फर्स्ट वन डेबिट और सेकंड वन क्रेडिट, आगे देखेंगे क्या है। हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग में डबल इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में कहता है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट वन डेबिट एंड सेकंड वन क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। अब देखो इसमें हिंदी में मैंने यहाँ क्या समझने के लिए क्या डायलॉग लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, ठीक है जी। आई होप आप यहां तक समझ पाए। अब रिवेन्यू रिकॉग्निजेशन क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निजेशन। ये क्या कहता है, ये बेटा कुछ कुछ एक्चुअल बेसिस के हिसाब से ही कहता है कि जिस साल हमारी इनकम हुई उस साल ही रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो मिली हो या ना मिला हो। जैसे एक्चुअल अजम्पशन कहता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, तो यहां भी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है। According to this concept, revenue considered have been realized when transaction has been entered into obligation, receive amount has been stabilized.
ठीक है जी, चाहे उसका पैसा हमें रिवेन्यू को हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। अब सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई रिवेन्यू को अपनी बुक्स में आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जब उसका आपको क्या मिल जाएगा, जब उसका आपको जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई आप उसको बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब कि कुछ कुछ ये एक्रोल बेसिस के जैसे ही है। उसके बाद है वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्ट वेरीफाइबल क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस होना चाहिए और उस एविडेंस से आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, आपने कोई बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा, आपने बेटा बिजनेस के लिए क्या खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप का एविडेंस क्या होगा, उसका इनवॉइस यानी कि उसका बिल। आप ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो उसकी बैंक क्या देता है, एक स्लिप देता है। ठीक है ना, तो उसी का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन का, हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास क्या है, एविडेंस है। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब यहां पर क्या है, बायस का मतलब है कि भैया जो अकाउंटिंग हो रही है वो बिल्कुल बायस हो रही है, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का वो इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट बेटा हमने सारे कर लिए हैं। अब जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कुछ भी करने के कुछ रूल्स होते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें मदद करते हैं क्या, अकाउंटिंग करने में। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लूं, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं जी मेरे सर में दर्द है, वही चीज दूसरे डॉक्टर के पास कहता हूं, वो कहता नहीं सर आपके स्टमक में दर्द है, तीसरा कहता नहीं आपके नेक में दर्द है, तीसरा कहता आपके ईयर में दर्द है। भैया ये हो क्या रहा है, मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूं वो अलग अलग बता रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। भैया सर में दर्द है तो मतलब सर में ही दर्द होना चाहिए। मतलब मैं अगर किसी एंटिटी की बात कर रहा हूं, कोई अपने तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, अपने तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, कोई देखे तो कोई दूसरा बैलेंस शीट अपने तरीके से बना रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें मदद करते हैं कि भैया यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कि सब एक जैसा, मतलब मैंने क्या वर्ड यूज किया, एक जैसा, यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप क्या करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो आईसीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द एक्सपर्ट अथॉरिटी। एक्सपर्ट अथॉरिटी का मतलब यहां पर है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द मेजरमेंट और रिकॉग्निजेशन ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन। मतलब हम किस वैल्यू में मेजर करेंगे, यानी स्टॉक का अगर हमें वैल्यूएशन करना है, किसका बेटा जी, स्टॉक का, तो उसको किस वैल्यू पर करेंगे उसके बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज, जब सेल हुई तब रिकॉग्नाइज करें, या फिर जब उसका पैसा मिला है तब रिकॉग्नाइज करें। या फिर कह रहा है प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी कहां जाएगी, शॉर्ट टर्म है तो वो कहां जाएगी, लॉन्ग टर्म है तो कहां जाएगी। ठीक उसी तरह से बैलेंस शीट में एसेट बेटा कहां जाएगी और लायबिलिटी सॉरी फिक्स एसेट कहां जाएगी और करंट एसेट कहां जाएगी। और कह रहा है प्रॉपर डिस्क्लोजर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड बाय द काउंसिलिंग ऑफ आईसीएआई। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, आईसीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या, आई थिंक काउंटिंग स्टैंडर्ड है, मुझे नहीं लगता भैया, सिंपल से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं किसको, बेटर अकाउंटिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रॉपर डिस्क्लोज करने के लिए, प्रॉपर क्लासीफाई करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। भैया पीएनएल कैसे बनाना है, ट्रेडिंग कैसे बनाना है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे देना है, तो उस तरह की बातें। तो चलते हैं अब आगे। फिर कहता है नेचर क्या है इनका, साहब नेचर क्या है इनका, नेचर क्या है, नेचर मतलब क्या है ये, इनसे होता क्या है बेसिकली, क्या नेचर है इनका। इनका बेटा जी नेचर है क्रेडिटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर, मतलब भरोसेमंद, मतलब आप
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। फिर बात वही लिखिए, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा, सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे। अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वैसे ही बनेगा जैसे आपका बनेगा, ठीक है ना। या फिर इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू बिजनेस इन्वायरमेंट, या फिर लॉ ऑफ कंट्री, जैसे कि जो भी बिजनेस के एनवायरमेंट को देखते हुए जो कंट्री के लॉ हैं, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड या और चीजों से रिलेटेड जो लॉ है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात कहता है कि भैया ये मैंडेटरी नेचर है। मैंडेटरी नेचर का मतलब सबको फॉलो कर रहे हैं, जो जो अकाउंटिंग का यूज करते हैं, जो जो अकाउंटिंग करना चाहते हैं उनको फॉलो करना। ये नहीं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ आप फॉलो नहीं कर रहे या थर्ड पार्टी फॉलो नहीं कर रही, सबको क्या है, मैंडेटरी फॉलो करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है भैया, रिजिड नहीं है ये कि भैया एक बार बना दिए तो फिक्स हो गए, नहीं, फ्लेक्सिबल है। इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी ICAI उसको क्या करेगा, चेंज करके आपको बना देगा, मतलब उसको चेंज कर देगा वो। उसके बाद कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी काम को करने का उद्देश्य, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी बेटा जी, किसी भी काम को करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहां पर देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले कहता है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब कि मिनिमाइज करता है, क्या कुछ कंफ्यूजन है उनको क्या कहता है, मिनिमाइज कर देता है। मतलब कुछ कंफ्यूजन है अकाउंटेंट के मन में कि भैया मैं इसका स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या करूं, मैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या करूं, ठीक है, और भी मैं वैल्यू गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करूं, फिक्स एसेट की कौन वैल्यू पे दूं, तो कहता है मिनिमाइज कर देता है सारे जो कंफ्यूजन है सारी। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दिया भाई स्टॉक की वैल्यूएशन जो आपने करनी है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो हमें बोल दिया, तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमें अपने स्टॉक को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। उसके बाद अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाई, जो भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, भैया कौन से मेथड से कर रहे हैं, डिमिनिशिंग से कर रहे हैं या फिर कहते हैं SLM से कर रहे हैं, तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, प्रॉपर बताना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता बाबू यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। उसके बाद कहता है इनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनहांस ऑफ रिलायबिलिटी, इसका क्या मतलब है, मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भरोसेमंद बनाता है, मतलब उसको मैं कह सकता हूं कि इनहांसिंग रिलायबिलिटी मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी, जैसे कि आप अपने तरह से अकाउंटिंग कर रहे हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, लेकिन मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं किसके, उससे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़े से ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं, मतलब रिलायबल ज्यादा हो जाते हैं। आप उस पर भरोसा कर सकते हो, मैं उस पर कर सकता हूँ, एक आम पब्लिक भी भरोसा ज्यादा कर सकती है, ठीक है जी। तो ये है इनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है बाबू IFRS क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब सर ये क्या होते हैं IFRS, कुछ नहीं है बेटा, ये भी स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ इंडिया, बट IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। सर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई इंडिया में मशीनरी खरीदी तो उस पर जो लगने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होगा इंडिया के हिसाब से वो लगेगा। लेकिन यही मशीन मैंने अगर इंपोर्ट कराई है कहां से, अमेरिका से या USA से या फिर किसी भी अदर कंट्री से मैंने इंपोर्ट कराई है, तो वहां पर लगने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसकी आप रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पर करेंगे। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS एज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही चीज है
कि भैया ये भी क्या है, सेट है किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता बाबू यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम बाइफरकेट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा जी आपको डील करते हैं इंडिया की जो विद इन इंडिया होती है उसकी ट्रांजेक्शन को डील करने में हेल्प करते हैं। आईएफआरएस क्या करते हैं, इंटरनेशनल की ट्रांजेक्शन को डील करते हैं, दैट्स इट। उसका बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कहता है ये कमेटी कौन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। देखिए जरा इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। देखिए रूल्स बनाने के कुछ ना कुछ कमेटियां होती हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूरी एक कम्युनिटी बना के उसको काम करते हैं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो आईसीआई, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये भी कहीं ना कहीं आईसीआई के ही का पार्ट होता है। इन्होंने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं अब तक, अगर कुछ चेंज ना हुआ हो तो। ठीक है जी, नोन एज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को डील करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, उसके बाद है अजम्पशन क्या रहती है, जैसे हमारी अजम्पशन रहती है, हम करते हैं अकाउंटिंग के लिए हमारी कुछ अजम्पशन रहती है, तो यहाँ भी बेटा जी कुछ ना कुछ हमारी अजम्पशन है अकाउंटेंट के मन में। सबसे पहले तो अक्रूअल अजम्पशन, वही हमारी वही है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो चाहे उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो। गोइंग कंसर्न बिजनेस जो चलता रहेगा इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, यानी कि ये कहता है कि उसकी मेजरिंग वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये बेटा हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि पहले ही कर चुके हैं हम। अक्रूअल अजम्पशन पहले ही कर चुके हैं, सेम वही है। गोइंग कंसर्न पहले ही कर चुके हैं, वो भी सही है। मेजरमेंट यूनिट अजम्पशन मतलब कि मेजर करना किसमें, मनी में, वो भी हम पहले ही देख चुके हैं। एक हमने नहीं देखा, कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन ये कहता है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डील करते हैं या आप अमेरिका से कोई भी क्या परचेज करते हैं, मान लो आपने मशीनरी परचेज की, अब आपने परचेज की हायर परचेज पे की हो या कैश पे की हो, तो जो उसमें इन्फ्लेशन रेट आते हैं, मान लो आपने क्या कहते हैं मशीनरी ना परचेज करके आपने रॉ मटेरियल लिया, किससे लिया, क्रेडिटर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराया, तो जिस दिन इंपोर्ट कराया उस दिन का अमाउंट लेना है या फिर जिस दिन आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो उस दिन का अमाउंट लेना है। तो इन दोनों के बीच ना कुछ डिफरेंस है। आपको पता है डॉलर की कीमत या पाउंड की कीमत वैल्यू इन्फ्लेट होती रहती है, तो कह रहा उसका इफेक्ट जो लेना होता है वो यहां लेना होता है। कहता उनका इफेक्ट भी आप क्या करेंगे उस अजम्पशन में लेंगे। तो उसी के बारे में आगे इसमें देख लेते हैं क्या रीडिंग कर रखी है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, मेजरिंग यूनिट वैल्यूएशन कैपिटल इज करंट परचेजिंग पावर, इट मीन एसेट शुड बी रिफ्लेक्ट करंट फेयर वैल्यू पर। ठीक है जी, उसके बाद कांस्टेंट परचेजिंग पावर, कांस्टेंट परचेजिंग पावर मींस द वैल्यू कैपिटल एडजस्ट वही इंफ्लेशन इन द इकोनॉमिक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जाता है, देखो आपसे ये एग्जाम में ये तो बात कंफर्म है कि कुछ प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे, बस उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी चीज आपसे पूछेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये आईएफआरएस क्या होते हैं। ठीक है जी, अब उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इनमें डिफरेंस। तो देखो दो ही डिफरेंस आपकी बेटा बुक में दे रखे हैं, तो वो दो ही डिफरेंस मैं यहाँ पर क्या कहते हैं बताता हूं आपको। अब ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब ये बेटा एएस ही है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस ये मैंने बताया था इंडिया के लिए, और ये मैंने बताया था आउट ऑफ इंडिया, या आउट ऑफ इंडिया ना कह के हम उसको बोले अदर कंट्री कह सकते हैं इसको, अदर, या आप अदर कंट्री, हाँ अदर कंट्री कह सकते हैं इसको। तो ये कहता है आईएफआरएस आर प्रिंसिपल बेस्ड, ये प्रिंसिपल बेस्ड है, जबकि ये रूल बेस्ड है। ये रूल बेस्ड मतलब आपको जो फॉलो करने ही करने हैं, जैसे कि आप सुबह वॉक पर जाना चाहिए, या मैंने बोल दिया कि भैया आपको 10 घंटे स्टडी करनी है, तो ये आपका क्या है रूल, मैंने रूल बना दिया भैया करनी ही करनी है। लेकिन ये प्रिंसिपल है
ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, इससे वाइडर मतलब बड़ा। उसके बाद आईएफआरएस बेस्ड ऑन फेयर व्यू कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो फेयर वैल्यू पर होती है, जबकि ये किस पर करते हैं, कॉस्ट वैल्यू पर। यानी कोई भी अगर एसेट मैं इंडिया में लेता हूँ तो मैं उसकी कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर यही एसेट मैं बाहर की कंट्री से मंगाता हूँ, ठीक है, कंट्री से मंगाता हूँ, आउट ऑफ इंडिया से मंगाता हूँ, अदर देन इंडिया लगा लो, छोड़ो, अदर देन इंडिया यानी इंडिया से नहीं, ठीक है जी, अमेरिका से मंगाता हूं तो उसको मैं किस वैल्यू पर दिखाऊंगा, इस वैल्यू पर। ठीक है जी, ये बेटा हमारा चैप्टर यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी इंडिविजुअल टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझको बता सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिक्कत है तो किस पॉइंट में दिक्कत है, कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में। ठीक है, तो ये आप मेरे को बता सकते हैं। और दूसरी चीज, ये चैप्टर बेटा हमने फिनिश कर लिया। जैसे कि हम हर बार की तरह जो करते हैं, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसका रीकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देख लिया इसमें। ठीक है, मतलब क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा जी। क्विक रिवीजन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये जर्नल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम देख चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने दो क्या कहते हैं पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये हमारी अजम्पशन के ऊपर चलते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हमारे कल्चर होता है, जो हमारे कस्टम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हम करते हैं अकाउंटिंग, उनके हिसाब से। यहाँ पर हमारी अजम्पशन जो थी, अजम्पशन क्या थी, गोइंग कंसर्न बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी मतलब पॉलिसी, एक ही पॉलिसी लगातार फॉलो होती रहेगी। अक्रूअल अजम्पशन, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे उसका पैसा आपको मिला हो या ना मिला हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं एक बार और। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है फीचर्स क्या देखे थे हमने, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये मैन मेड है, मैन मेड मतलब किसी पर्सन के द्वारा बनाए गए हैं। और ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब टाइम टू टाइम इनको चेंज किया जा सकता है। और ये जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब सारी एंटिटी को मानना पड़ता है जो भी ये अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का पूरा मतलब देखा था कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद कंसिस्टेंसी हमने देख लिया, ये भी देख लिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने देख लिए थे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं अकाउंटिंग या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये हमें क्या करता है, बाइफरकेट करता है। ऑनर और बिजनेस दोनों दोनों कौन है, सेपरेट है। ठीक है जी, मनी मेजरमेंट मतलब उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर किया जा सके। ठीक है जी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ है उसको हम पार्ट में डिवाइड करें ताकि पता लगा सके कि भैया हमें किस पीरियड में कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है हर एक ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे इंडिविजुअली और उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करोगे। जैसे कि एग्जांपल देखा था, करंट एसेट अलग, फिक्स एसेट अलग, लायबिलिटी को कहाँ डिस्क्लोज कर रहे हो और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कहाँ डिस्क्लोज कर रहे हो, कंटीजेंट लायबिलिटी फुटनोट कहाँ डिस्क्लोज कर रहे हो। ठीक है जी, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद मटेरियलिटी। मटेरियलिटी आइटम क्या होती है सर, वो आइटम जो मटेरियलिस्टिक है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट आइटम है। जैसे कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब हो सकता है आज की डेट में आपके लिए 1000 रुपये मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोबारा आपको बता देता हूँ मटेरियलिटी आइटम क्या होती है। मान लेते हैं मेरे लिए, मेरे भी 1000 रुपये खो गए और आपके भी 1000 रुपये खो गए। ठीक है, अब मेरी इनकम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। मान लो मेरी इनकम है क्या कहते हैं 1 लाख रुपए, तो मेरे लिए 1000 रुपये मटीरियल नहीं है। लेकिन आपकी इनकम
आपकी इनकम ही टोटल 4-5 हजार रुपए और आपके 1000 रुपए चोरी हो गए, तो ये 1000 रुपए आपके लिए मटीरियल है, आप प्रॉपर डिस्क्लोज करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, एक बार मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारे को ये कहता था कि भैया फ्यूचर के जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस है उसको आज ही बुक कर लो, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देखा था डेटर, मैंने बताया था कि डेटर की इंटेंशन नहीं लग रही बेटा पैसे देने की, और आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप उस पर प्रोविजन बना सकते हो कि भैया इतना लॉस हो सकता है। अभी आगे और देखेंगे प्रोविजन क्या होता है, इसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। लेकिन याद रखना ये प्रॉफिट के बारे में नहीं कहता, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बारे में नहीं कहता, ये सिर्फ किसके बारे में कहता है, क्या कहता है, लॉस के बारे में। उसके बाद कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हमने देखा था कि जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू पर बेटा जी रिकॉर्ड कीजिए, ना कि उसकी फेयर वैल्यू पर। ठीक है जी। मैचिंग कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जिस साल की इनकम है उसमें से उसी साल के खर्चे आपने क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट। अभी हम आगे और देखेंगे डेबिट और क्रेडिट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को डबल इफेक्ट पड़ता है इक्वल अमाउंट से, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है क्या, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निजेशन कॉन्सेप्ट, ये कुछ अक्रूवल बेसिस के जैसे ही है कि जैसी ट्रांजेक्शन हुई आप उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे उसका पैसा आपको मिला हो या ना मिला हो, वो भी अनबायस्ड तरीके से। सॉरी, वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट कहता है जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है उसका आपके पास फुल प्रूफ एविडेंस है, तभी आप उसको क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ जी ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि इसका प्रूफ है, वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा था वेरीफाई। उसके बाद हमने देखे थे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अकाउंटिंग, बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिकॉर्डिंग, बेटर डिस्क्लोजर, जो भी आप करना चाहते हो, मतलब हर एक चीज करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है जी। यहाँ पर दिखा हुआ भी है मेजरमेंट करना, ठीक है, रिकॉग्निशन करना, प्रेजेंटेशन करना, डिस्क्लोजर करना। ठीक है जी। उसका आईसीआई के द्वारा इश्यू होता है। नेचर क्या आते हैं, क्रेडिटेबल थे, भरोसेमंद है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, मैंडेटरी नेचर है, और ये इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाए जाते हैं जो कंट्री के रूल्स, और ये फ्लेक्सिबल है। मैंडेटरी नेचर मतलब सबको फॉलो करना है, फ्लेक्सिबल मतलब ये चेंज हो सकते हैं, और ये ध्यान में रखते बनाए जाते हैं जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, और कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग उसको बनाए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है बेटा एक जैसा। ठीक है। और उसके बाद इसका हमने ऑब्जेक्ट देखा था, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, मतलब नीड क्या है इसकी, क्या मतलब क्यों हम ये करना चाहते हैं, क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये कहता है मिनिमाइज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये आपकी कंफ्यूजनों को कम करता है कि भैया कैसे अकाउंटिंग करें। फिर कहता है बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, इसको करने के बाद हमें क्या होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम अप्लाई करते हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है जी। उसके बाद बाबू आगे हमने देखा था IFRS क्या होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड, ये भी एक तरह के स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कितने बनाए हैं, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने बनाए अब तक 41 बनाए हैं अब तक, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, तो ये 41 है, अभी थोड़ी देर पहले 41 था। उसके बाद अजम्पशन ने देख लिया था, अक्रूवल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसा उसका मिला हो या ना मिला हो। गोइंग कंसर्न, चाहे उसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, उसको मनी में मेजर करो, और जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है डॉलर्स में उसको भी देखो आप। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी हमने डिफरेंस देख लिया था यहाँ पर इन दोनों में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमने देखा था कि भैया ये प्रिंसिपल है और ये रूल्स है। प्रिंसिपल में बताता है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर मतलब बड़ी, ये जो रिकॉर्ड करता है वैल्यू पर, किस पर, फेयर वैल्यू पर, जबकि ये एसेट को रिकॉर्ड करेगा उसकी कॉस्ट वैल्यू पर। ठीक है जी। ये हमने बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। सर क्यों किया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, टेक्निकल भी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको समझना है, जो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, यहीं पर हमारा चैप्टर एक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे, प्लस में एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर करेंगे, नए चैप्टर तक चैप्टर नंबर 4। आप इस वीडियो को समझना है तो रिवाइंड करके देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप मेरे से डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर किसी इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत है या कहीं दिक्कत है, जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतने रखते हैं, थैंक यू।